डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हम ये देखते हैं कि स्कैटरिंग कैसे होती है, कैसे पार्टिकल्स से होती है, क्यों होती है और इससे हमें क्या मिलता है, मतलब हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि स्कैटरिंग जो है ना, स्कैटरिंग मीनिंग बिखरना या मैं बोलूँगा कि डिविएट होना। ठीक है, जैसे अगर मैं लाइट किसी चीज़ पे डालता हूँ, मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, इसके ऊपर मैं लाइट डालता हूँ। अगर ये लाइट फिर इस पार्टिकल के ऊपर पड़ने के बाद में यहाँ से भी जाए, यहाँ से भी फैल जाए, यहाँ से भी जाए, यहाँ से बिखर जाए, इधर जाए, ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगा कि ये स्कैटरिंग हो रही है, लाइट की स्कैटरिंग हो रही है, लाइट स्कैटर होता है। ठीक है, अब ये स्कैटर क्यों होता है और कैसे होता है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। इससे पहले अगर आपको मालूम होगा, हमने ट्रांसमिशन में पढ़ा था कि जब भी लाइट पास होती है किसी मीडियम में, तो लाइट का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, या मैं बोलूँगा अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वो मॉलिक्यूल्स, आयॉन्स और एटम्स के इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यानी इलेक्ट्रॉन्स के साथ में इंटरेक्ट करता है और इन मॉलिक्यूल्स को पोलराइज करता है। तो इस पोलराइजेशन के दौरान, यानी पोलराइजेशन के लिए मैं बोलूँगा, ये मॉलिक्यूल जो ना कुछ लाइट एब्जॉर्ब करता है। यानी अगर इस मॉलिक्यूल के ऊपर या इस एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के साथ में इस लाइट का इंटरेक्शन हुआ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, तो इससे क्या होगा, इससे ये मॉलिक्यूल डिफॉर्म होगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म होगी। इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म होगी तो मॉलिक्यूल डिफॉर्मेशन, यानी इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ और न्यूक्लियस का दबाव एक तरफ हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है कि इस साइड में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, इस साइड में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज रहता है। इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन होना। और बाद में ये जो डायपोल बन गया, यहाँ पे जो पोलराइजेशन हो गई मॉलिक्यूल में, ये मॉलिक्यूल जल्दी अपनी लाइट वापस देता है। ये लाइट जो इसने एब्जॉर्ब की थी, ये वापस देता है, रीइमिट करता है। कितनी देर में, 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻15 सेकंड्स में ये लाइट वापस भी देता है। यानी ये टेम्परली एब्जॉर्ब करता है और पोलराइज होकर फिर वापस देता है, यानी वापस डिपोलराइज होता है। पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन होती है। ठीक, अब ये जब ये लाइट वापस देगा, ये इसी डायरेक्शन में वापस नहीं देगा, ये डायरेक्शन चेंज भी हो सकती है। यहाँ से भी ये रीइमिट कर सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी रीइमिट कर सकता है लाइट को। ठीक, और ये जो रीइमिशन है ना, ये रीइमिशन अगर बाहर चला जाए, सिस्टम के बाहर, यानी हमारी आंखों तक पहुँच जाए, तो हमें ये दिखता है कि लाइट जो है ना, ये बिखर गई है, ये स्कैटर हो गई है। ठीक, और ये जो रीइमिशन होता है ये तुरंत होता है, इमीडिएटली होता है, मतलब एब्जॉर्प्शन होगा, इसी दौरान ये रीइमिशन विदाउट मॉडिफिकेशन इन वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। इसमें फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं होता। जैसे ब्लू लाइट एब्जॉर्ब किया तो ब्लू ही वापस देगा, रेड लाइट एब्जॉर्ब किया तो रेड ही वापस देगा, उसकी वेवलेंथ को ये चेंज नहीं करेगा। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब देखो, हम सोल्यूशन में देखते हैं कि ये स्कैटरिंग कब होती है और क्यों होती है। यहाँ तक तो समझ में आया। अब मान लीजिए ये है मेरे पास में सोल्यूशन। इस सोल्यूशन में पार्टिकल्स है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सपोज पार्टिकल्स सस्पेंडेड है। ठीक, इसके थ्रू मैंने लाइट पास की। सबसे पहले जब एयर से इस मीडियम में लाइट जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी अलग होगी, यहाँ पे वेलोसिटी अलग होगी, ये बात याद रखना। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, और लाइट का यहाँ से यहाँ पास होना, फिर इस सोल्यूशन से लेके, यानी इस मीडियम से लेके इस पार्टिकल तक, यहाँ पे और भी चेंजेस आ जाएंगी, क्योंकि ये मीडियम मान लीजिए वाटर है और ये यहाँ पे स्टार्च मॉलिक्यूल है, मान लीजिए स्टार्च मॉलिक्यूल, या एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। तो इस प्रोटीन मॉलिक्यूल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, इसकी डेंसिटी अलग होगी, मैं बोलूँगा इसकी डेंसिटी है D3, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N3, और इसमें जो लाइट की वेलोसिटी होगी वो अलग होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी फर्क पड़ता है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, डेंसिटी अलग है, यहाँ पे वेलोसिटी भी अलग हो जाएगी।
और वेलोसिटी चेंज कैसे हो जाएगी लाइट की, मेनली इस तरह से, ये एब्जॉर्प्शन और री इमिशन से। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया, यानी इस पोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन से। क्लियर, यहां तक तो ठीक है, शाबाश। अब यहां पे क्वेश्चन बनता है कि कौन सी लाइट ज्यादा स्कैटर होगी और कौन सी लाइट कम स्कैटर होगी। इसका मैं आंसर भी बता देता हूं। सपोज मेरे पास में पार्टिकल छोटा है, पार्टिकल छोटा है तो ये पार्टिकल छोटी वेवलेंथ को स्कैटर अच्छी तरह से करेगा। छोटी वेवलेंथ का मतलब रहता है लैम्डा जिसका कम हो या जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, बिकॉज लैम्डा यानी वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी जिसकी एनर्जी ज्यादा हो। यानी छोटे पार्टिकल्स जो है ना, स्मॉल पार्टिकल्स ये कौन सी लाइट को स्कैटर करेंगे ज्यादा, ये करेंगे हाई एनर्जी लाइट को, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, जिसका वेवलेंथ कम हो। फॉर एग्जांपल मैं एयर की बात कर रहा हूं, एयर में O2 मॉलिक्यूल रहते हैं, N2 मॉलिक्यूल रहते हैं, ठीक है, या वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं। ठीक, अगर आप आसमान में देखोगे तो आसमान का जो कलर आपका आता है, नजर आता है सी में, यानी एयर में, सॉरी सी में नहीं, एयर में, यानी स्काई में आपको स्काई का जो कलर नजर आता है वो आपको आता ब्लू कलर नजर। क्यों ब्लू कलर नजर आता, उसका रेड कलर क्यों नजर नहीं आता दिन में? ब्लू कलर इसलिए नजर आता है क्योंकि ब्लू की जो एनर्जी है, ब्लू, इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, इसकी एनर्जी हाई है, और इसकी जो वेवलेंथ है वो कम है, किसकी, ब्लू की। और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये ब्लू लाइट को स्कैटर करा सकते हैं। ठीक, यहां पे तो समझ में आ गई बात। अब आप बोलेंगे कि शाम में या सुबह में आपको रेड कलर नजर आता है, आसमान का कलर जो है ना वो रेड हो जाता है। क्यों रेड होता है? क्योंकि जब आप दिन में देखते हैं तो दिन में कैसा होता है, मान लीजिए ये अर्थ है, यहाँ पे सन होता है, ठीक, यहां से यहां कम डिस्टेंस होती है, ठीक। लेकिन जब आप शाम के टाइम पे देखते हैं, शाम के टाइम पे या सुबह के टाइम पे, आपको ये जो सन जो है ना ये यहां से दूर हो जाता है, अर्थ से दूर हो जाता है। इसकी लाइट अब ऐसे आ रही है, इसकी लाइट डायरेक्ट ऐसे आ रही है, अब यहां दूर से लाइट आ रही है, दूर से लाइट आ रही है तो ब्लू लाइट मान लीजिए यहां तक पूरी स्कैटर हो गई। अब क्या रह गया इसमें? अब रह गई जो लॉन्ग वेवलेंथ थी, लॉन्ग वेवलेंथ मतलब रेड लाइट, उसमें बाद में सिर्फ रेड लाइट रहता है और वही थोड़ा बहुत डिस्पर्स हो जाए, या मैं बोलूँगा तो वो थोड़ा स्कैटर हो जाता है। इसलिए हमें यहाँ पे बाद में सिर्फ रेड नज़र आता है, ठीक है, क्योंकि ब्लू लाइट जो ना यहीं तक, इसी डिस्टेंस तक मान लो पूरे का पूरा डिस्पर्स होता है, या मैं सॉरी स्कैटर होता है, और उसके बाद में सिर्फ आपको रेड लाइट जो वो नज़र आने लगता है, ठीक है। और रेड लाइट जो ना ये इसीलिए डेंजर के तौर पे यूज़ भी किया जाता है क्योंकि ये दूर से नज़र आता है। क्लियर? क्योंकि रेड लाइट जो ना वो जल्दी मैं बोलूँगा स्कैटर नहीं होता है, जबकि ब्लू लाइट जल्दी स्कैटर होता है। तो इसका मतलब छोटे पार्टिकल्स जो ना वो लोअर वेवलेंथ या हायर एनर्जी रेडिएशंस को स्कैटर करते हैं। लेकिन अगर आपके पास में बड़े पार्टिकल्स, सपोज पार्टिकल बड़ा है, तो ये बड़े वेवलेंथ को अच्छी तरह से स्कैटर करेगा। ये बात याद रख लेना, ठीक है। ये हो गई एक बात, शाबाश। दूसरी बात, अगर आपके पास में एक सिस्टम है जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ठीक है, छोटे, ये मान लो छोटा पार्टिकल है एक, इसके ऊपर लाइट आ रही है और ये स्कैटर हो रही है, ठीक, यानी एब्जॉर्ब और रीइमिट कर रहा है, ये स्कैटर होती है। याद रखना, जब इस लाइट का डायरेक्शन है, इसमें जो लाइट इमिट होती है उसको छोड़ के बाकी जो भी डायरेक्शन है, उन हर डायरेक्शन में, यानी उन दूसरी बाकी डायरेक्शन में जब लाइट बाहर निकलता है, लाइट के वेव्स बाहर निकलते हैं, तो ये लाइट के वेव्स आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं। क्या करते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसीलिए हमें ये नजर नहीं आती है, लेकिन इसकी सीध में, यानी इस डायरेक्शन में, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब दो वेव्स जो है ना ये ऐसे इन फेज चलती हैं और इसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है और हमें ये लाइट अच्छी खासी नज़र आती है। यहाँ से आपको ये लाइट नज़र नहीं आएगी यहाँ से,
ठीक है, छोटे पार्टिकल्स की वजह से। अब अगर आप देखेंगे कि हमारे पास में अगर बड़ा पार्टिकल है, बड़ा पार्टिकल, तो बड़े पार्टिकल में जब लाइट, उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है, ये भी स्कैटर होती है और हर डायरेक्शन में होती है। याद रखना, ये हर डायरेक्शन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब वेव्स जो ना एक साथ में चलती है, जैसे क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ, क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ, समझ में है ना। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हर डायरेक्शन में होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कौन से पार्टिकल्स में होती है? लार्जर पार्टिकल्स में, लार्ज पार्टिकल। जैसे प्रोटीन है हमारे पास में, जैसे हमारे पास में कोलाइड्स हैं, ठीक। और जहां पे ये लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वहां पे मैं बोलूंगा कि वहां पे 90 डिग्री पे भी ऐसे स्कैटरिंग होती है। 90 डिग्री पे मान लीजिए हमने ये पार्टिकल लिया, इस डायरेक्शन में लाइट डाल दी, तो 90 डिग्री पे भी आपको ये स्कैटरिंग दिखेगी। इसकी जो 90 डिग्री पे भी ये लाइट आपको आपकी आंखों तक पहुंचेगी। यानी अगर आप 90 डिग्री पे भी ये पार्टिकल देखना चाहेंगे या ये पाथ देखना चाहेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब ऐसा कहाँ पे होता है? ऐसा आपको मैंने आपसे कहा कि प्रोटीन कोलाइड्स में होता है, या जो एयर में डस्ट होता है ना, डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर अगर मान लीजिए ये डस्ट पार्टिकल, इसके ऊपर अगर लाइट पड़ जाए तो ये लाइट मान लीजिए यहाँ से डाल दी हमने, यहाँ से लाइट निकल गई, यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगी और बीच में डस्ट है, तो डस्ट में आपको ये लाइट का पाथ नज़र आएगा, आपको पाथ नज़र आएगा। क्यों पाथ नज़र आएगा? क्योंकि ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये लाइट को स्कैटर करते हैं और इस पाथ को इल्यूमिनेट करते हैं, यानी आपको ये नज़र आता है ये पाथ, ठीक है। जैसे आपकी खिड़की से सुबह सुबह थोड़ी लाइट झांक रही है कहीं से, या जंगल में लाइट झांकती है बारिश के बाद में, तो आपको ऐसा लग रहा है कि लाइट की जो रेज है ना वो आपको दिख रही है। एक्चुअल में वो डस्ट पार्टिकल्स या कुछ और सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहते हैं, वो आपको दिख जाते हैं क्योंकि वो लाइट को स्कैटर करते हैं और लाइट का पाथ जो है ना ये आपको दिख जाता है। इसको हम कहते हैं टिंडाल इफेक्ट। क्या कहते हैं? टिंडाल इफेक्ट, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स, टिंडाल इफेक्ट। बात समझ में आ गई? शाबाश। अब मान लीजिए आपके पास में एक सब्सटेंस है, उस पे हम लाइट डाल रहे हैं, उसमें स्कैटरिंग हो रही है और स्कैटरिंग के बाद में जो लाइट है, लाइट अगर वो सेम वेवलेंथ से आती है, सेम वेवलेंथ यानी लैम्डा सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, यानी नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी और नो चेंज इन वेवलेंथ, जिसे मैंने अभी आपसे कहा, तो मैं बोलूंगा इसको ये है रैलिग स्कैटरिंग बोल दो इसको, स्कैटरिंग। यानी वेवलेंथ चेंज नहीं हो रहा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा, जिस तरह से ट्रांसमिशन में होता है, नो चेंज इन वेवलेंथ, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, इसको क्या कहेंगे हम? रैलिग स्कैटरिंग। लेकिन अगर चेंज हो रहा है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी यानी एनर्जी में चेंज हो रहा है, वेवलेंथ में चेंज हो रहा है, यहाँ से लाइट आई, यहाँ पे जब हमने देखा तो यहाँ पे हमको चेंज दिख रही है, अलग वेवलेंथ दिख रही है हमको, तब मैं इसको बोलूँगा कि ये जो स्कैटर्ड लाइट है इसको मैं कहूँगा ये रमन स्कैटर्ड है। जैसे हम कहते हैं रमन स्कैटरिंग, क्या कहते हैं इसको? रमन स्कैटरिंग। बात समझ में आई? शाबाश। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने किसी कोलाइडल सॉल्यूशन पे या किसी प्रोटीन सॉल्यूशन पे आपने जब लाइट डाल दी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी ये थी सपोज म्यू, ठीक, और आपको लाइट मिलती है या तो मिलेगी आपको म्यू प्लस डी म्यू, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ के मिलेगी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिलेगी, या फिर फ्रीक्वेंसी आपको म्यू माइनस डी म्यू मिलेगा, यानी कम मिलेगी फ्रीक्वेंसी। यानी अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो मैं ये कहूँगा कि इस पार्टिकल ने जो लाइट इमिट की वो लाइट नहीं है जो हमने यहाँ से डाली थी, वो कुछ अलग है। कौन सी लाइट है वो या तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली है या तो कम फ्रीक्वेंसी वाली है।
तो इस तरह की स्कैटरिंग को क्या कहा हमने, रमन स्कैटरिंग, रमन स्कैटरिंग, रमन स्कैटरिंग। ठीक है। और ये रमन स्कैटरिंग में अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई, बढ़ गई, तो हम इनको कहते हैं, ये जो यहाँ से लाइट आती है इसको हम कहते हैं स्टोक्स लाइट, या मैं बोलूँगा यहाँ से जो लाइन्स आती है हमें, स्पेक्ट्रल लाइन्स, हाई फ्रीक्वेंसी लाइन्स, इनको मैं बोलूँगा एंटी स्टोक्स लाइन्स। क्या बोलूँगा, एंटी स्टोक्स लाइन्स। और अगर कम फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन हमको मिलती है यहाँ से, तो मैं बोलूँगा इनको स्टोक्स लाइन्स, स्टोक्स लाइन्स। ठीक है। ये हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया, शाबाश। अब हमें ये पता चला कि बड़े पार्टिकल्स जो है ना वो लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद में इमिट जब करेंगे तो वो अलग वेवलेंथ या अलग फ्रीक्वेंसी की भी हो सकती है, यानी वो कुछ लाइट जो है ना अपने पास में ही रखेंगी या वहां से कुछ एक्स्ट्रा लाइट वापस दे देंगी। ठीक है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि इनने जो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब की, इन पार्टिकल्स ने पहले कुछ फ्रीक्वेंसी जो है ना एब्जॉर्ब की और कुछ वापस दे दी, तो स्टोक्स लाइंस मिल गई। अब नेक्स्ट टाइम पे जब रे आ गई, दूसरी फ्रीक्वेंसी आ गई, इन्होंने उस फ्रीक्वेंसी को, एक तो वो पूरी फ्रीक्वेंसी वापस दे दी, दूसरा यहाँ से जो एब्जॉर्ब की थी, पहली फ्रीक्वेंसी से जो लाइट एब्जॉर्ब की थी वो भी इसको दे दी, तो तब हमें मिलेंगे एंटी स्टोक्स लाइंस। क्या मिलेंगे, एंटी स्टोक्स लाइंस। अब स्कैटरिंग जो है ना, स्कैटरिंग मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें रमन स्कैटरिंग मिलती है, रैलिक स्कैटरिंग मिलती है, लेकिन साथ साथ में स्कैटरिंग से हम टिंडॉल इफेक्ट भी देखते हैं। इससे आप एवोगैड्रोज नंबर निकालते हैं, या इससे आप पार्टिकल साइज निकाल सकते हैं, पार्टिकल की शेप निकाल सकते हैं। ठीक, आपको ये पता चल सकता है कि ये जो सिस्टम है हमारे पास में, वेदर इट इज सोल्यूशन मतलब इसमें छोटे पार्टिकल्स हैं कि बड़े पार्टिकल्स हैं, या ये कोलाइड है या ये सस्पेंशन है, तो ये पूरा आप जज कर सकते हैं कि किस तरह का सोल्यूशन है आपके पास में, कि पार्टिकल ये जो है ना ये आपके पास में कोलाइडल सोल्यूशन है, सस्पेंशन है, कि ये ट्रू सोल्यूशन है। ये भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं। और याद रखना, जो रमन स्कैटरिंग होती है ना, रमन स्कैटरिंग, यहाँ पे जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है, अब आप इसको भी ध्यान में रखना कि यहाँ पे वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस की वजह से होता है। ये जो है ना रमन स्कैटरिंग, ये होती किसकी वजह से, वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस की वजह से, वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस की वजह से इन्हें मॉलिक्यूल जो है ना उसमें वाइब्रेशनल चेंजेस आ सकते हैं, और कभी वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देगा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, तो कभी कम फ्रीक्वेंसी देगा। ज़्यादा दिया तो एंटी स्टोक्स लाइंस, कम फ्रीक्वेंसी दिया तो स्टोक्स लाइंस। तो फिलहाल आज इतना ही। ठीक।